2022 में दी कश्मीर फाइल्स रिलीज होती है। इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर होने वाले जुल्म दिखाए जाते हैं और इस पे लोगों का रद्द-ए-अमल कुछ इस तरह होता है। किसी मुसलमान से नफरत नहीं है, मुझे नफरत है देश के उन हिंदुओं से जो इन लोगों को पालते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि तकरीबन 5 लाख से 7 लाख पंडितों को एक्सपेल किया गया और हजारों मारे गए। लेकिन अगर हम ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड देखें तो हकीकत कुछ और है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1990 से पहले कश्मीरी पंडितों की आबादी तकरीबन 1,70,000 और 1979 से 1990 के दरमियान तकरीबन 200 से 700 पंडितों की जान गई, ना के हजारों। और इस सच का एक और पहलू भी है जो कि फिल्म में दिखाया ही नहीं गया, जिसमें हजारों मुसलमानों की भी जान गई जो कि उन हिंदुओं को बचा रहे थे। 2023 में दी केरला स्टोरी रिलीज होती है और इस पे भी रद्द-ए-अमल कुछ इस तरह का होता है। अब ये सुअर पना चल रहा हर जगह और माँ बाप साले अंधे बने बैठे हुए हैं। फिल्म में ये दिखाया गया है कि एक हिंदू लड़की जो कि इस्लाम कबूल करने के बाद फातिमा नामी हुई, वो अफगानिस्तान की एक जेल में बंद है जो कि ISIS के जरिए करवाया गया। जबकि केरला के चीफ जस्टिस ओमान चांडे ने 2006 में बताया कि वो लड़की हिंदू नहीं थी बल्कि क्रिश्चियन थी और उसने इस्लाम अपनी मर्जी से कबूल किया था। फिर उस फातिमा नामी लड़की ने इंडिया के मुसलमान राशिद के साथ शादी कर ली और उसी चीफ जस्टिस के अकॉर्डिंग जितनी भी लड़कियों ने इस्लाम कबूल किया खुद अपनी मर्जी से किया और उनमें से ज्यादातर क्रिश्चियन थी, ना कि हिंदू। बाद में अदालत ने फिल्म में बताई गई औरतों की तादाद को चैलेंज किया और साफ कहा कि ऐसा कोई नंबर मौजूद ही नहीं। बाद में फिल्म मेकर ने खुद तस्लीम किया कि ये नंबर जस्ट फिक्शनल था और बाद में मूवी में डिस्क्लेमर ऐड कर दिया गया। लेकिन नुकसान वो जो हो चुका था, सबके दिमाग में पाकिस्तान के लिए बैड इमेज जो कि बन चुकी थी। मगर फिर भी उस मूवी का मेन नैरेटिव यही था कि मुसलमान मर्द हिंदू औरतों को प्यार की झांसी में फंसाकर इस्लाम कबूल करवाते हैं, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। ये सिर्फ एक अफवाह थी जो कि बीजेपी की तरफ से उड़ाई गई ताकि मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान कशीदगी को हवा दी जाए। और ये सब कुछ एक ऐसे मुल्क में दिखाया गया जहां मुसलमान और हिंदू तकरीबन एक दूसरे के बराबर हैं। फिर आता है 2025 और रिलीज होती है छावा। खरोच आ जाए ना, आप रात भर सो नहीं सकते हो। उस खरोचों के ऊपर नमक मिर्ची डाला गया महाराज के लिए, सर ये गरम आग करके उनकी आंखों में डाल दिए गए। छावा में औरंगजेब को प्योर एवल पर्सन दिखाया गया है। औरंगजेब एक मुसलमान बादशाह था और उसे मूवी में इस तरह दिखाया गया है जैसे उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ लूट मार और नफरत फैलाना है। जबकि हकीकत ये है कि उसने हिंदुओं के लिए 100 मंदिर तमीर करवाए और मंदिरों की तमीर में सोना इस्तेमाल करवाया, जिनमें ओजिन में महाकाल का मंदिर और कृष्ण का मंदिर जो कि आज भी मकबूल है। और औरंगजेब तो अपनी सल्तनत में हिंदुओं को महीने का राशन भी देता था। लेकिन बॉलीवुड है ना, हमेशा आधा सच ही दिखाया जाता है ताकि हिंदू मुस्लिम कशीदगी को हवा दी जाए। और इसी को कहा जाता है ज़ोंबिफिकेशन, यानी किसी को जज्बाती तौर पर इतना चार्ज कर देना कि वो बगैर सोचे समझे अगले बंदे पर हमला कर दे। और यही आज हो रहा है। आपने इंतहा पसंदों के बारे में तो सुना होगा और आज की वीडियो में हम धुरंधर को नहीं बल्कि बॉलीवुड को एक्सपोज करने वाले हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे शुरू दिन से बॉलीवुड पाकिस्तान और मुसलमानों से ऑब्सेस्ड रहा है। 1947 की आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा मसला था नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग का मतलब था कि अपनी कौम को ज़हनी तौर पर तैयार करना और उनके दिलों में अपने मुल्क के लिए मोहब्बत और पैशन पैदा करना। पाकिस्तान ने इसके लिए सियासत, मिलिट्री और किताबों का सहारा लिया, जबकि इंडिया ने इसके लिए सिनेमा को चुना, क्योंकि अवाम उसी को सच मानती है जो कि पहले फैलाया और दिखाया जाता है और अवाम को ज़हन नशीन करवाया जाता है। लेकिन ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। पाकिस्तान जो कि पहले ही ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बना था, जहाँ पे जिनाह का विजन था एक डेमोक्रेटिव प्रोग्रेसिव मुस्लिम स्टेट बनाना, जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत थी और हिंदुओं की तादाद कम थी, जबकि भारत ने खुद को सेकुलर रिपब्लिक करार दिया। पार्टीशन के बाद लाखों मुसलमान पाकिस्तान चले गए, लेकिन इसके बावजूद उनकी 1/3 तादाद भारत में ही रह गई। नेहरू का भारत आज के भारत से बहुत मुख्तलिफ था। तब सॉफ्ट नेशनलिज्म चलती थी
इसीलिए इब्तदाई भारतीय सिनेमा यही दिखाता है कि कैसे मुसलमान और हिंदू मिलजुल कर रह रहे हैं। चूंकि बॉलीवुड हॉलीवुड को देखकर आगे बढ़ रहा था, तो उन्होंने भी वॉर फिल्म्स को चुना। उनके पास दो ही ऑप्शंस थे, या तो अपनी रोमांटिक फिक्शनल मूवीज को जारी रखें या फिर वॉर फिल्म्स की तरफ आए। उन्होंने हॉलीवुड को चुना, लेकिन एक मसला था, मुसलमान को कैसे दिखाएं? अच्छा दिखाएंगे तो हिंदू कम्युनिटी नाराज हो जाएगी, और अगर बुरा दिखाएंगे तो मुसलमान। इसी कश्मकश में 1973 में गरम हवा रिलीज हुई, जिसे पहले बैन किया गया और बाद में नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। यानी रियासत खुद कंफ्यूज थी कि मुसलमानों को किस तरह पेश करें। फिर हकीकत रिलीज की गई, जिसमें इंडिया वर्सेस चाइना वॉर दिखाई गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेट नैरेटिव ज्यादा दिखने को मिला। 1990 में बीजेपी का राइज हुआ। नेहरू का इंडिया काफी पीछे रह चुका था और अब बारी थी मोदी के इंडिया की। बीजेपी ने अपनी जमात को चमकाने के लिए मजहब का सहारा लिया और मुसलमानों को फ्रंट लाइन पे रखा। फिर कश्मीर इंसर्जेंसी, न्यूक्लियर टेस्ट, कारगिल वॉर, ये सब हुआ और यहाँ से ही पहली बार इंटरनल एनिमी का तस्वर सामने आया, यानी हमारे दुश्मन हमारे अपने मुल्क में ही हैं। इसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आया। 1992 में राजा रिलीज की गई। इस फिल्म में कश्मीरी मुसलमानों को अपना इंटरनल एनिमी दिखाया गया। इस फिल्म के बाद इंडिया में रहने वाले लोगों के दिलों में जो कश्मीरी मुसलमानों के लिए हमदर्दी थी, वो नफरत में बदलने लगी। क्यों? क्योंकि मुसलमान और मिलिटेंट दोनों एक ही नजर से देखे जाने लगे। फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन्स बढ़ने लगी, वॉर हुई। दोनों ममालिक को नेशन बिल्डिंग की जरूरत थी, तो फिर 1997 में रिलीज हुई बॉर्डर। ये फिल्म अपनी जज्बाती विजुअल और म्यूजिक के जरिए लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ चार्ज करने लगी। ये फिल्म शहीदों पे बनाई गई थी, मगर मसला ये था, जब पर्सनल ट्रॉमा सिनेमा में आता है तो ये कलेक्टिव मेमोरी बन जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोपेगेंडा बन जाता है। इस फिल्म में पाकिस्तानी फौजियों को हंसते हुए, केयरलेस, विदाउट एनी डिसिप्लिन, बिल्कुल कार्टून्स की तरह दिखाया गया। क्यों? क्योंकि नेशन बिल्डिंग हो सके। और यहाँ से पाकिस्तान इंडिया के लिए एक मुनाफा बख्श विलन बन गया, क्योंकि पाकिस्तान का नाम लो, उनको नीचा दिखाओ तो अच्छी खासी एंगेजमेंट मिलती है। इंडिया के लोग तो देखते ही देखते हैं, पाकिस्तान के लोग भी देखते हैं तो अच्छे खासे पैसे आते हैं। पैसा होगा। अब सवाल ये नहीं है कि बॉलीवुड पाकिस्तान और मुसलमानों से ऑब्सेस्ड क्यों है। असल सवाल ये है कि ये सोच आई कहाँ से। ये एक कदीम नफ्सियाती हथियार है। किल द सोल बिफोर किल द बॉडी। यूनान, रोम, जर्मनी, अमेरिका, सबने यही किया और नतीजा हमेशा एक ही निकला, ज़ोंबी इफेक्ट। लोग सोचना छोड़ देते हैं, बस हमला करते हैं। आज यही सब हमें धुरंधर में नजर आता है, हकीकी वाकयात, हकीकी किरदार, लेकिन आखिर में लिख दिया जाता है ये फिक्शन है, जबकि ये सिर्फ बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये फिल्म पाकिस्तानियों के लिए एक प्रोपेगेंडा है, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तानियों को बुरा बनाया जा सके और लोगों के दिलों में पाकिस्तानियों के लिए नफरत पैदा की जा सके। 26/11 का वाकया नफरत पैदा करने के लिए काफी है, बगैर ये समझे कि एक वाकया पूरी कौम की शिनाख्त नहीं होता। तो इस प्रोपेगेंडा का हल क्या है? अपनी कहानी पहले सुनाना, क्योंकि जो कहानी पहले सुनाई जाती है लोग उसी पे यकीन करते हैं। अगर हम अपनी हकीकत अपने अंदाज में पहले बयान करते हैं तो बाद का फिक्शन सिर्फ फिक्शन ही रहेगा, वरना फिक्शन ही हकीकत बन जाता है। ये सब एक फिल्म का मसला नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम का मसला है और इस इकोसिस्टम में डायरेक्टर को फायदा नजर आता है, हुकूमत को तारीफ मिलती है और अवाम ज़ोंबी बनती जाती है और आम पब्लिक को इस्तेमाल किया जाता है। मज़ाहिब के नाम पर कत्लो गारत करवाए जाते हैं और इन सब का फायदा सिर्फ हुकूमत को होता है। इस सब फिक्शनल मूवीज का असर अब इंडिया में देखा जा रहा है कि किस तरह कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है। अब आप क्या सोचते हैं, हम इन प्रोपेगेंडा फिल्मों पर किस तरह काउंटर कर सकते हैं? कमेंट्स पे जरूर बताएं और इसके साथ साथ हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।